everyone, welcome to my channel. In this video, I will discuss about the appraisal of LPG policy, that is, how LPG policy has created an impact on our economy. So as we all know कि जैसे ही हमारी जो है LPG पॉलिसी आई, यानी मेजर 3 रिफॉर्म्स लिए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इसके कारण दोनों ही तरह के इम्पैक्ट्स पड़े हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, राइट. So in this video, I will discuss about these impacts. Coming to the next, so we all know कि जो भी गवर्नमेंट ने 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की, तो उनका मेन मोटिव यही था कि कैसे जो है हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा पाएँ और कैसे जो है हम अपनी BOP पोजीशन को इम्प्रूव कर पाएँ. तो गवर्नमेंट ने मेजरली 3 रिफॉर्म्स अंडरटुक किए थे, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, commonly known as LPG reforms. So coming to the positive impact. So positive impact का बच्चे अगर हम पहला फर्स्ट पॉइंट देखें, that is a vibrant economy. हमारी इकोनॉमी एक बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ रही थी, एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही थी. मैम कैसे पता चलता है कि एक अच्छे लेवल पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स, फिगर्स रखूँगी. सो हियर यू कैन सी, जब 1980-81 की अगर हम बात करें, उस टाइम पे हमारी जो GDP ग्रोथ थी, इट वाज अराउंड 5.6%. लेकिन जैसे ही 2007-12 आता है, हमारी GDP ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे होती है, इट केम कम अराउंड 8%. सो हियर यू कैन सी कि हमारी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ हमारी GDP बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हुई है. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत बेनिफिट किया. उसमें भी अगर मैं देखूं तो हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हुई. उसको एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया गया है हमारी IT इंडस्ट्री को. तो ये कहीं ना कहीं ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? रीज़न एक ही है, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज होते गए, हम बेटर टेक्निक, बेटर टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते गए, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हुई. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कर्ब ऑन फिस्कल डेफिसिट. वैसे ये जो फिस्कल डेफिसिट टर्म्स है, ये आपको गवर्नमेंट बजट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. इस स्लाइड के लिए या इस पॉइंट को समझने के लिए आप बस इतना समझ लो कि फिस्कल डेफिसिट सिंपली मीन्स द बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट इंडिकेट्स द बोरिंग्स, यानी गवर्नमेंट जो भी पैसा बोरो कर रही है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट. सो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट उसको भी कंट्रोल कर पा रही है. अगर आप देखो, जब 1991 में जब ये पॉलिसी लेके आई गई, तो उस टाइम पे हमारा फिस्कल डेफिसिट जो था, उससे पहले की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा था. लेकिन 1991 में भी देखे 8.5% था. लेकिन जैसे ही बच्चे LPG पॉलिसीज़ आई, गवर्नमेंट की रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ी, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाई है, कहीं ना कहीं अपनी बोरिंग्स गवर्नमेंट जो है वो कम कर पाई है. तो कितनी कम हुई है? दैट इज़ इट केम अराउंड 4% ऑफ GDP. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो कहीं ना कहीं हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, अब वो भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं, एक कंफर्टेबल लेवल पे वो पहुंच चुके हुए हैं. एज वी ऑल नो, जब मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, कि क्यों हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे, क्यों इंडिया को वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा था 7 बिलियन का लोन लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक रीज़न उस टाइम पे ये भी था कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे. तो इसी रीज़न के कारण हमने जब लोन मांगा वर्ल्ड बैंक से, तो उन्होंने हमारे सामने कंडीशन रखी that we have to open our economy. So that is why due to the compulsion हमें वो रिफॉर्म्स लेके आने पड़े. तो इट वाज वन ऑफ द बेसिक रीज़न. लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं. मैम कितने ग्रो कर रहे हैं? तो बच्चे ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपके सामने में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो. यू कैन सी हियर, दिस इज़ द रिपोर्ट फ्रॉम ब्लूमबर्ग बैंक ऑफ रशिया. तो अगर आप इस पे देखो, हमारी इकोनॉमी जो है वो 5th नंबर पे आ रही है. इवन आफ्टर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस,
एज वी ऑल नो वी हैव फेस्ड इन कोविड ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स, इतना बड़ा इकोनॉमी में क्राइसिस आया, स्टिल वी आर हैविंग इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन 5th नंबर. So this figures shows that we have a good amount of forex reserves. Coming to the next point, that is consumer sovereignty. So आजकल हमारा जो किंग है वो एक कंज्यूमर है, वो एक किंग ऑफ मार्केट है. मतलब पहले क्या होता था, पहले जो गुड्स होते थे वो प्रोड्यूसर्स वो गुड्स बनाते थे जो वो बना सकते थे, लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है, प्रोड्यूसर्स वो गुड्स बना रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कंज्यूमर्स को है, यानी जो कंज्यूमर्स की ज़रूरत है, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी वांट्स हैं, जो उनकी प्रेफरेंस है. तो प्रोड्यूसर्स जो हैं आजकल उनका मेन मोटिव यही है कि कैसे जो है हम अपने कंज्यूमर की नीड्स पूरी कर पाएँ. तो आजकल जो हमारा है कंज्यूमर है, उसके पास सुप्रीम पावर है कि वो ही डिसाइड करे कि मार्केट में कौन से गुड्स आने चाहिए, कैसे गुड्स आने चाहिए. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, पहले हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे वो सिंगल डोर होते थे, लेकिन आजकल कंज्यूमर मॉडर्न फीचर्स डिमांड कर रहे हैं. आजकल हमने डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स हम लोग लगा रहे हैं. इन द सिमिलर वे यू कैन सी द मोबाइल्स. सो एवरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इज़ कमिंग विद डिफरेंट फीचर्स. रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर एडवांस होता जा रहा है, कंज्यूमर की नीड्स बढ़ती जा रही हैं, कंज्यूमर के वांट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न दैट मेनी इंडस्ट्रीज और यू कैन से मेनी कंपनीज आर कमिंग विद बेटर फीचर्स. सो ये किसका रिजल्ट है? इट इज़ ओनली ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बिकॉज आफ्टर कमिंग ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड. तो जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, तो प्रोड्यूसर्स और बेटर अपने आप को इम्प्रूव करते गए ताकि वो एक अच्छे लेवल पे compete कर पाएँ. तो कहीं ना कहीं जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा मिला है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छी खासी बढ़ी है. तो साथ में अगर हम देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो किस रीज़न्स के कारण बढ़ी है, क्योंकि जैसे बाहर वाली कंट्रीज़ यहाँ पे आके अगर हम इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो अच्छी टेक्निक्स लेके आती हैं, बेटर उनके पास टूल्स होते हैं, बेटर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं. तो कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा है वो इंडियन इकोनॉमी को देखने को मिलता है. पहले की अगर मैं बात करूँ, पहले के टाइम हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, लेकिन जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बाहर जितनी भी कंपनीज़ बाहर जो सिचुएटेड हैं उन्होंने अपना यहाँ पे आके अपना बिज़नेस ओपन किया, तो वो एक बेटर क्वालिटी लेके आने लग गए, एक अच्छी टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो था उसका कंपटीशन फेस करना पड़ा. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट ड्यू टू दैट रीजन्स देयर वॉज इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. सो ये किसका रिजल्ट है? इट इज़ ओनली ड्यू टू द LPG रिफॉर्म्स. Coming to the next point, that is a shift from monopoly market to competitive market. पहले क्या होता था, नॉर्मली एक सिंगल सेलर होता था. देखो, मोनो मतलब होता है वन, पॉली मीन्स सेलर. सो मोनोपोली मीन्स व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर. सो अब क्या है, आजकल के टाइम पे मोनोपोली नहीं है, बहुत सारे सेलर्स एक चीज़ के एग्जिस्ट करते हैं. तो यही रीज़न है कि आजकल जो हमारी मार्केट है कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच चुकी हुई है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वी ऑल नो द डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, राइट? जैसे LG है, नोकिया है, सैमसंग है, रियलमी है. तो ये आपस में कम्पीट कर रहे हैं, अपने आप को बेटर फीचर्स लेके आते हैं, अब बेटर फीचर्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं. तो कहीं ना कहीं आजकल जो है वो मार्केट कॉम्पिटिटिव हो चुकी हुई है. ये किसका रिजल्ट है? इट इज़ ओनली ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ चेक ऑन इन्फ्लेशन. सो आफ्टर कमिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान दिया कि कहीं इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए. इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइसेस. सो हमारे जो प्राइजेज़ हैं वो कंट्रोल में रहे, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए. तो ये भी गवर्नमेंट का एक मेन फोकस होता है. पहले के टाइम पर अगर मैं बात करूं, हमारे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, 6 to 9% अराउंड थी.
बात हो रही है 2011-12 टू 2013-14, लेकिन अगर हम प्रेजेंट फिगर्स 21-22 की अगर हम बात करें, नाउ इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो चुकी हुई है, 4.1 to 4.4% इट हैज़ रीच्ड, सो दिस इज़ अ गुड साइन, राइट। तो हम कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन हम चेक कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, और अगर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्टली हो जाती है, तो ग्रोथ रेट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। सो अगर आजकल के टाइम पे अगर हम देखें, हमारा इंडिया जो है वो बहुत अच्छा compete कर रहा है, चाहे आप यूके लगा लो, चाहे चाइना लगा लो, चाहे यूएसए लगा लो, वी आर competing with almost all our economies, and you will be surprised to know जिनसे हमने रूल फेस किया। We all know that we basically are a colony of Britishers। हमने 200 ईयर्स का उनसे जो है हमने रूल फेस किया है, स्टिल हम आज के टाइम पे उनको ही कंपटीशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो एक अच्छा एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर निकल के आ रहा है। इंडिया की एक अच्छी रैंकिंग होगी इससे, और मोर ओवर जितनी इंडिया की रैंकिंग बढ़ती है तो उससे इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट इम्प्रूव होता है, उनका बेटर इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, एफडीआई उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। अब कैसे पता चलता है कि इंडिया जो है वो एक अच्छा इकोनॉमिक पावर बन सकता है, या बन रहा है, या आने वाले टाइम में और बन जाएगा? तो आपके सामने बच्चे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स रखी हैं मैंने। पीएम नरेंद्र मोदी जी का विजन यही है कि हमने जो है इंडिया को मेन इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है बाय 2030। अगर आप देखो तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है इट विल ओवरटेक यूके एंड जर्मनी, और वो एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। उसमें भी अगर हम देखें जो हमारी जीडीपी है वो आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट की जा रही है कि 8.4 ट्रिलियन हो जाएगी। 2.7 ट्रिलियन इट वाज इन द ईयर 2021-23 में। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं हमारी जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन की है, लेकिन ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 8.4 ट्रिलियन जो है हमारी जो बेसिकली जीडीपी बढ़ जाएगी। तो इट इज़ अ गुड साइन, गुड इंडिकेटर दैट वी आर एन एमर्जिंग इकोनॉमी। हम एक अच्छी सुपर पावर बन रहे हैं, हम compete कर पा रहे हैं वो कंट्रीज़ को जिनसे हम ही बेसिकली जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है। तो ये थे बच्चे सारे आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। If you face any type of doubt in case of any point, then do mention in the comment section below. Thank you and have a nice day ahead.